हाँ जी, अपनी वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। हाँ जी चलो हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि जो ब्लाइंड फोल्डेड जो चाइल्ड है उसको हमने कहा कि जो बार्ब्ड वायर फेंस है उसमें आपने जो स्टोन है वो थ्रो करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितनी बार भी जो वो बच्चा है वो स्टोन को थ्रो करेगा उतनी बार उसको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि जो बार्ब्ड वायर फेंस है उसके बीच में गैप है। ठीक है, और गैप होने की वजह से कुछ जो पत्थर होंगे वो सीधा सीधा दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और जो पत्थर थोड़े बहुत टकराएंगे बार्ब फेंस से उससे उसको आवाज आ जाएगी। ठीक है, so this is because there is a lot of gaps in the fence which allow the stone to pass through them। और ऐसा इसलिए है, उसको हर बार आवाज इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि वो जो फेंस होती है उसके बीच में बहुत सारा गैप होता है। ठीक है, और ऐसे में जो स्टोन है वो दूसरी तरफ जा सकता है। Following a similar reasoning, Rutherford concluded that the alpha particle scattering experiments that अब ये जो फॉलोइंग जो ये रीजनिंग है अब ये दी गई इसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो ये बार्ब्ड वायर फेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई। ठीक है, कंक्लूजन निकाला गया कि जो मैंने आपको तीन यहाँ पे कंडीशंस बताई थी, ये तीन कंडीशंस जिनके बारे में मैंने आपको रीजन भी बता दिया था, वो जो कंक्लूजन है वो अब यहाँ पे फाइनली बताया गया। ठीक है, क्या कंक्लूजन था? सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ज्यादातर एटम के अंदर का जो स्पेस है वो एम्प्टी था। एम्प्टी इसलिए क्योंकि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से पास थ्रू कर गए और उनमें कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। कुछ जो particles हैं वो deflect हुए, इससे ये पता चलता है कि जो positive charge हैं वो एक atom के अंदर बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, एक atom के अंदर positive charge बहुत ही कम होते हैं। चलिए इससे अगला जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 180 डिग्री से बाउंस बैक हो रहा था। ठीक है, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। उसका मतलब क्या हुआ? A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degrees, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से वापस को जा रहा था। ठीक है, बाउंस बैक कर रहा था। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है जब वो गोल्ड फॉइल के अंदर जा रहे हैं तो बहुत छोटा सा ऐसा एरिया है उस गोल्ड फॉइल के अंदर जहां पे सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज का मास है, ठीक है, वो लाई करता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो बहुत ही थोड़ी सी जगह पे लाई करता है। ठीक है, इस वजह से वो वाला पार्ट बहुत हैवी है और इसी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री से वापस आ जाती है। ठीक है जी, ये बताया गया। फ्रॉम द डाटा calculated from the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 raised to the power 5 times less than the radius of the atom। और कैलकुलेशन से उन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स लेस स्मॉलर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होता है, एटम बड़ा होता है। ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियस जो है वो एटम के रेडियस से 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है। ठीक है जी, तो ये बताया गया। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं। On the basis of his experiment,
Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following feature. इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस करके रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल बनाया जो कि कुछ इस तरीके से। सबसे पहले, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक एटम के न्यूक्लियस में होता है, और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यही वो जगह है जहां पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और यहीं पे सारा का सारा जो मास है न्यूक्लियस का वो रिजाइड करता है। ठीक है, ये चीज बताइए। अगला, the electron the electrons revolve around the nucleus in circular path। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियर पाथ में रिवॉल्व करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक सर्कुलर कंडीशन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है। Sorry, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होगा? ये अंदर है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर के अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को ये? ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट में आते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और जैसे कि अभी बताया था कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो एटम से 10⁵ टाइम्स लेस है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे एटम के साइज से, सो न्यूक्लियर का साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द एटॉमिक साइज। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ोगे, एंड कोई भी डाउट होगा तो उसको राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स।
हाँ जी, डन। चलिए ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, चाहे इतनी डिटेल में जो ये मॉडल है ये बनाया था, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. अब देखो, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक है, और अगर कोई एनर्जी है तो वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी ना। अगर कोई चीज मूव कर रही है वो किसी ना किसी एनर्जी की वजह से मूव कर रही है। ठीक है, और अगर वो जो एनर्जी है वो किसी दिन खत्म हो गई तो क्या होगा? ठीक है, तो इस पे फिर आगे क्या बात हुई? thus the thus the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus. If they were so, the atoms would be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. And we know that atoms are quite stable. Just wait a minute, मुझे कॉल आया, just wait a minute. हाँ जी। जो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के आसपास रिवॉल्व करेंगे। तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे दैट मीन्स कि उसमें एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है वो कभी ना कभी तो खत्म होगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो फिर न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगे, सेंटर में जाएंगे ना। ठीक है, सेंटर में जाके गिर जाएंगे। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में जाके गिर गए तो फिर ये जो एटम है ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अगर जो मैटर है वो अगर अनस्टेबल हो गया तो जिस फॉर्म में हम मैटर को जानते हैं वो वाली फॉर्म तो फिर हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये चीज की उन्होंने प्रॉब्लम जताई। प्रॉब्लम क्या थी? देखो, प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता है कि जो एटम्स है वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, है ना। अगर आपने एक जगह कहीं पे आयरन रखा और 2 साल बाद भी आओगे तो वो आयरन ही रहेगा ना। वो स्टील तो नहीं बन जाएगा, एल्यूमिनियम तो नहीं बन जाएगा, जैम तो नहीं बन जाएगा, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, वो रहेगा तो आयरन ही। ठीक है, अब अगर वो आयरन ही रह रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो स्टेबल है। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं? रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि भी वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब उसमें एनर्जी है, जिस दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो मैटर है वो तो स्टेबल होता है। तो
बेसिकली जो साइंटिस्ट है वो रदरफोर्ड की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो आप एक्सपेरिमेंट कह रहे हो वो हम अप्रूव नहीं करते, आपके एक्सपेरिमेंट में जो आपने थर्ड कंक्लूजन दिया हम उसको जस्टिफाइड नहीं मानते हैं, ठीक है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। सो ये उनके मॉडल की ड्रॉबैक थी, ठीक है जी। सो अब इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं जो कि है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। सो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Neil Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. अब क्योंकि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उस पर कुछ क्वेश्चंस उठ गए थे, तो इस वजह से जो नील बोहर है उन्होंने अपना जो मॉडल है वो इंट्रोड्यूस किया। वहां पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि अ, जिस इलेक्ट्रॉन की रदरफोर्ड बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये वो वाले ऑर्बिट्स हैं, यानी कि जो ये एटम के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक स्पेशल ऑर्बिट है उनके पास एक स्पेशल रास्ता है जिसमें वो ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एटम के अंदर कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर वो एटम के अराउंड कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास एक स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट है उनके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो नील बोहर है उन्होंने ऑर्बिट्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देन उसके बाद while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy, उन्होंने कहा कि और जब ये इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो उस ऑर्बिट में ही होती है, और ऑर्बिट तो मूव नहीं ना कर रहा, ऑर्बिट तो वैसे का वैसे ही है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी शेल्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी तरीके की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे उन्होंने ये देखो ये है एनर्जी शेल्स, ठीक है। के सबसे अंदर वाला, एल उससे बाहर, एम उससे बाहर, और एन सबसे बाहर, और सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो सबसे अंदर न्यूक्लियस, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात हुई है। These orbits or shells are called energy levels. Energy levels in an atom are shown in figure 4.3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, इसको हम कहते हैं एनर्जी शेल्स। These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers 1, 2, 3, 4। अगर हमें इन ऑर्बिट या फिर शेल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लेटर के एल एम एन से भी कर सकते हैं या फिर 1, 2, 3, 4 से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे के शेल एन इज इक्वल टू 1, एल शेल एन इज इक्वल टू 2, एम शेल एन इज इक्वल टू 3 एंड एन शेल एन इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देन इसके बाद हमारे पास नील बोहर का एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं। नील बोहर 1885 to 1962 was born in Copenhagen in 7th October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. तो इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था। Among Professor Bohr's numerous writings, three appearings of the book are the theory of spectra and atomic constitution, atomic theory, and the description of nature। तो ये कुछ इनकी बुक्स थी जो कि पब्लिश हुई एंड उनको
एक जो नोबेल प्राइज है वो भी मिला था। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। आज की क्लास इतनी ही थी। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग